हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह कक्षा 11 की किताब से भारत के भूगोल से भारत के भौतिक पर्यावरण से लिया गया है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम जो चर्चा करेंगे उसका मुख्य उद्देश्य इसके फैक्टों को याद करना होगा, जिससे कि आपको आगामी जो परीक्षाएं की तैयारी आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको सहूलियत प्राप्त हो और आपका जो मोटिवेशन है भारत के भूगोल के प्रति वह और भी अधिक प्रबल हो। तो आइए, इसमें लिखा गया है, हम जल्दी जल्दी हाईलाइट करते हुए चलेंगे। जो बातें अच्छी होंगी उनको हम दोबारा तिबारा रिपीट कर देंगे। तो पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। आप भारत का मानचित्र देखे ही होंगे कैसा होता है। ऊपर जो होता है जम्मू कश्मीर होता है, दक्षिण में कन्याकुमारी जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र होते हैं, और पश्चिम जो है गुजरात राजस्थान आते हैं, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी जो महासागर वो आता है, और पश्चिम बंगाल आता है, बांग्लादेश आता है, असम, ये जो सेवन सिस्टर हैं वो आते हैं। तो ये सब आपको पता ही होंगे, तो आप जानते ही होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप मार्केट से जाइएगा, एक मानचित्र खरीद लीजिएगा, 5-6 रुपये का मिलता है। तो उसमें आप देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है उनको आप ज्ञात करिए। जब आप मानचित्र ला देंगे उनमें आप देखेंगे कि देशांतरी विस्तार कितना है और अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो पहले बात, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इनको हम जान लेते हैं। जब पृथ्वी एक को यदि हम एक ग्लोब की भांति माने, तो उसको जो बीच से एक रेखा जाती है, मतलब ग्लोब एक ठे है इस तरह है, उसमें से एक बीच की रेखा इस तरह जाती है घूम करके, वो जो है उसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके जो ऊपर में एक रेखा खींचते हैं उसे कर्क रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक रेखा, काल्पनिक एक रेखाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं क्या, मकर रेखा कहते हैं। जो मकर रेखा होती है वो माइनस में 23.5 डिग्री होती है, और जो कर्क रेखा होती है प्लस में 23.5 डिग्री, मतलब दोनों के बीच की दूरियां जो बराबर होती है, भूमध्य रेखा से दूरियां मापी जाती है। भूमध्य रेखा की दूरी जो है वो 0 डिग्री होती है। तो जो भूमध्य रेखा है जिसे उसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसी के ऊपर यदि हम जाते हैं, इसके जो भूमध्य रेखा, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर जो तापमान की मात्रा होती है अन्य की तुलना में, क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश वो सीधी मात्रा में पड़ता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है महासागर का एरिया आता है, वही प्रशांत महासागर का ज़्यादा एरिया आता है, जिसकी मात्रा में यहाँ पर जो है पानी की वाष्पन दर है, मतलब वाष्पीकरण जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। तो बातें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, तो हम भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या होता है इसके बारे में बात करें। जो अक्षांशीय विस्तार होता है वह क्षैतिज होता है, पृथ्वी के ग्लोब की क्षैतिज होता है। देशांतरी विस्तार होता है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, यही सब होते हैं। तो दक्षिणतम किनारा आप जानते होंगे, वो पूर्वी किनारे जानते हो, पश्चिमी किनारे जानते हो, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो बातें हम पहले आपको जिक्र किए हैं वही सब बताया गया। उत्तर में जम्मू कश्मीर कश्मीर है, नीचे से कन्याकुमारी है। इसके बारे में एक और फैक्ट है कि जो ऊपर से दक्षिण की लंबाई है वो 32 से 14 किलोमीटर है। ऊपर से दक्षिण की लंबाई मतलब क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर है, और जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 29 से 33 किलोमीटर है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, तो उसके बारे में आगे बात होगी। तो हम पहले ही आपको अवगत करा देते हैं तो उसके बारे में। अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य का उदय है वो पहले होता है, गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले हो जाता है। मतलब पूर्व पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सूर्य का जो उदय है वो पहले होता है गुजरात की तुलना में। गुजरात पड़ता है पश्चिम में, और अरुणाचल प्रदेश पड़ता है कहाँ पे, पूर्व में, एकदम पहले ही पड़ता है। जब आप भारत का भौगोलिक मानचित्र देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो मानचित्र है उससे पहले जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश पूर्व में पड़ता है। फिर धीरे धीरे जाते हैं, तो धीरे धीरे जाते हैं, जब हम मानचित्र में ही देख रहे हैं उसके आगे पड़ता है असम पड़ता है, फिर मेघालय पड़ता है, फिर सिक्किम आता है ऊपर का एरिया, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, इस तरह जाते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस तरह जाते हुए अंतिम गुजरात आता है। गुजरात का जो अंतिम क्षेत्र है वह भुज भुज मिलता है, पालमपुर इधर ही साइड है।
कच्छ का रण मिलता है। तो वो सब आते हैं। कच्छ का रण जो है उसमें लूनी नदी है वो अपना जल विसर्जित करती है। इसे बिलुप्ती नदी कहते हैं, जो राजस्थान से निकलती है और वहीं पर विलुप्त जाती है। ये सब बातें बता देते हैं कि एक ही वीडियो में सब आपका कवर हो जाए। हम जो टॉपिक है उसको लिंक करते हुए चलेंगे कि मतलब इसमें जो भारत नदियाँ उनको उनको भी जिक्र कर लेते हैं, उसमें भौतिक स्वरूप है उनको भी जिक्र कर लेते हैं, और भारत का जो आकार स्थिति सब एक ही साथ चलता रहेगा। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता रहेगा कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब उद्देश्य है हमारा। तो इसमें आगे एक बात लिखा गया है कि जो भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र है, सीमांतर्गत समुद्र जो क्षेत्र है 12 समुद्री मील है, लगभग 21.9 किलोमीटर है तक का फैला हुआ है। एक मानक मील जो होती है वह उसकी जो इंच में उसकी लंबाई दिया है, इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पर। 63,360 इंच है। समुद्री मील है 72,960 इंच। एक मानक झील है। एक मानक मील की जो लंबाई है, मतलब एक मील में पूछ लेता है कितने किलोमीटर होता है तो 1.66। यदि मैं पूछ लूँ कि एक मील में कितना किलोमीटर होता है तो 1.6 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में कितना होता है तो एक समुद्री मील जो है वो बढ़ जाता है, 1.8 हो जाता है। कितना? 1.6 की तुलना में 1.8 अधिक दूर दूर है। तो समुद्री मील की बात की जाए तो 1.8, और जो स्थल मार्ग है उस पे मील की बात की जाए तो कितना होता है? 1.6 होता है, याद कर लीजिएगा। तो हम आगे बात करते हैं कि हमारा देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करेंगे तो लगभग 30 डिग्री है। 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तारी है इतना है। वास्तविक दूरी जो है ऊपर से दक्षिण बताएं 3214 किलोमीटर है, पूर्व से 2933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अब इसके बारे में और बात दिया गया है कि ध्रुवों की ओर यदि हम जाते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती है। लिखा गया कि जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं, जो दो देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतर क्या होते हैं? ऊपर वाला देशांतर है। इस तरह जो है ये क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। तो ऊपर जाते हैं तो उनकी जो बीच की दूरी होती है वो कम हो जाती है। ये बातें यहाँ पर ली गई है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बोला है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। आप ज्ञात करिएगा। वैसे हमारे पास पेन पेपर तो है नहीं कि हम मौखिक बात करते हैं सीधे सीधे। क्या आप पेन पेपर की बात करते हैं सीधे सीधे? अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी जो हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्या होते हैं? ये सब बातें भूमध्य रेखा से होती हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, और कर्क रेखा से जब ऊपर जाते हैं तो उष्ण नहीं, शीतोष्ण हो जाता है। कर्क रेखा देखिए, जो काल्पनिक रेखाएं तीनों, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, फिर नीचे मकर रेखा, इन सभी के से हम इन्हीं तीनों के बीच में जो है सूर्य की स्थिति निर्धारित होती है। इससे ऊपर नहीं जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है। कर्क रेखा पर कभी रहेगा, कभी भूमध्य रेखा पर रहेगा, कभी मकर रेखा पर। इन्हीं तीनों स्थितियों पर वह सूर्य निकलता है और छिपता है। तो यही से होता है। जब कर्क रेखा पर सूर्य होगा तो उसकी तुलना में जितने उसके कर्क रेखा के आसपास क्षेत्र होंगे वहाँ पर जो उष्णता होगी, गर्मी की जो मात्रा होगी अधिक मात्रा में होगी। जैसे में जो भारत का बीच का हिस्सा पड़ता है, नॉर्थ बेल्ट पड़ता है, उसमें गर्मी अधिक पड़ती है। इसका कारण यही है कि जो सूर्य की कर्क रेखा के पास होता है, ज़्यादातर मार्च से लगभग लगभग सितंबर तक गर्मी पड़ती है। अब तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका प्रभाव तो आप जानते ही होंगे। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अभी दिसंबर का महीना है, अभी तक रोज़ धूप हो रही है। सोचिए आप, अभी तक का भी कोहरा हमें देखने को नहीं मिला है। जैसे कि इस तरह बात की जाए तो ठंडी की मात्रा अचानक बढ़ जा रही है, ज़्यादा कम हो जा रही है। मैंने अभी सुबह में देखा था, वहाँ पर जो सेल्सियस
था 5 और 6 बजे के बीच 8 डिग्री सेल्सियस था। फिर एक एक घंटा बाद 2-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है। इस समय शाम का टाइम है, तो इस समय हो गया है कम से कम, फिर कम हो जाता है। दोपहर में 23 था, तो 8 से 23 हो गया, मतलब 3 गुना तापमान बढ़ा है। क्लाइमेट खतरे में चल रहा है इस समय। तो ये बातें हैं, ये सब बातें हम बता दे रहे हैं सब। आप अपने पेपर में इंक्लूड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देशांतरी विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। तो देशांतरी जो विस्तार है भारत के लोगों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। ये आप करिएगा। देशांतरी रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें 20-30 डिग्री का जो देशांतरीय दो देशांतरी बीच की रेखाएं होती है, 30 डिग्री का अंतर होता है। यही बातें उसमें लिखा गया है। दो जो आप हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिम सॉरी जो बातें बताया वही लिखा है। 2 घंटे का अंतर होता है, वही बता रहा है। जैसलमेर की तुलना में और अरुणाचल प्रदेश की तुलना में जो 2 घंटे का अंतर है, वही इसमें भी दिख रहा है। जो डिब्रूगढ़ है वो असम में पड़ता है, याद कर लीजिएगा। डिब्रूगढ़ ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन जाती है, और जो बहुत ही लंबी लाइन है। 4 दिन लगता है जाने में। यदि पूछी जाए कि भारत की जो रेलवे लंबी लाइन कौन सी है, तो वह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। शायद मैं पहले पढ़ा था 3-4 महीने पहले, शायद यही होगी। देख लीजिएगा, आप अपने फैक्ट से मिला लीजिएगा, कोई बात नहीं इसमें। वो तो हम इसका जानकारी बता रहे हैं आपको। इसमें एक डब्बा में लिखा गया है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत पर मानक एवं को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 डिग्री 30 जो डाट रहता है ना, 82.30 के ऊपर 8 है काम ऐसा रहता है, उसे मिनट कहते हैं। पूरे अमृतर को भारत की मानक अमृतर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है जीएमटी का फुल फॉर्म है। तो उससे जो हम भारत मानक उत्तर है वो 5.5 घंटा आगे जीएमटी से। एक आईएसटी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत का मानकोत्तर होता है। और जीएमटी जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि जीएमटी का फुल फॉर्म बताइए। तो ग्रीन मीन क्या होता है, ग्रीनविच होता है, डब्ल्यू वाला होता है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये सब बातें हैं। तो भारत का मानचित्र आप अपने पास रखिए जब भूगोल पढ़ रहे हैं, तो जिससे कि आपको तुरंत भारत के बारे में जो भी जानकारी आप फैक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप मैप के माध्यम से उसको मिला मिला लिया करिए। यही खास बात है कि जो जितनी भी एनसीईआरटी किताबें होती हैं आप पढ़ेंगे, तो उसमें भूगोल जो जिसके बारे में जो बातें लिखी गई होती है उसको एक ठे मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया होता है। ज़्यादातर इतने स्मार्ट हो गए आप, बात करने की जरूरत नहीं है। तो आगे के बात इसके आकार के बारे में बात कर लेते हैं भारत का। बस इसके बाद ख़त्म ही है चैप्टर, ज़्यादा छोटा सा ही था। और भारत के मानचित्र के बारे में पहचान लेते हैं कि क्या क्या है। ऊपर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी जानते हैं, तमिलनाडु क्षेत्र आता है सबसे। रामेश्वरम यहीं पे है जहाँ पे रामेश्वर का ही संधि विच्छेद किया जाता है, राम है जिस ईश्वर। तो गुजरात पड़ता है पश्चिम में, इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। सेवन सिस्टर में क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर में जान जाइए सिक्किम शामिल नहीं है, इतना याद करिएगा। और जो 4 राज्य हैं उनसे म्यांमार की सीमा बनती है, वो कौन कौन से, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से। 4 जो देश है, 4 जो राज्य हैं उनसे म्यांमार की सीमा साझा होती है। बांग्लादेश जो बांग्लादेश है यह स्थलीय मार्ग से ज़्यादा भारत से सीमा साझा करता है, लगभग 4,096 किलोमीटर साझा करता है। समुद्री जो है ये वाला समुद्री की जो तटरेखा है 7516 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, या 75.16.5 किलोमीटर इसकी जो तटरेखा की लंबाई है, जो गुजरात से लेकर के बांग्लादेश बंगाल तक जाती है। भारत की जो स्थिति है ना, बहुत ही अच्छी स्थिति है। ऊपर में हिमालय पड़ता है, नीचे में महासागर पड़ता है। पानी की अधिकता से यहाँ पर बारिश भी होती है। प्रकाश जब पड़ता है, ज़्यादातर लाइट पड़ती है तो वाष्पन क्रिया होती है, जिसके माध्यम बादल बनते हैं, बादल के माध्यम से बारिश होती है। जब
ये बातें आते हैं। कभी कभी बादल फट जाते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है, जो उत्तराखंड में अपना अधिकतर हर साल बादल फटते हैं, जिससे अधिक मात्रा में बादल फटने का तात्पर्य यही है कि एकाएक जो बादल है उसकी मात्रा अधिक, बारिश की जो मात्रा है, औसत मात्रा है, वो अधिक बढ़ जाती है। बादल फटने का ये मतलब होता है, मतलब एकाएक बारिश, तेज बारिश हो जाएगी, जो जिससे मूसलाधार बारिश करते हैं उससे भी तेज होती है। एकाएक बारिश एक ही स्थान पर होगी, अलग स्थान में नहीं, जिससे कि जो अधिक मात्रा में जो बादल पानी होंगे वो एक ही जगह गिर जाएंगे, बादल मतलब फट जाएगा, पानी की मतलब किसी घर में डूब जाएंगे। ये सब बातें आप जानते हो। आकार के बारे में, भारत का जो आकार है, इन्हें विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की गई है। उत्तर में ये सब बताए हैं। महानदी है जो महानदियाँ निकलती हैं, बड़ी बड़ी महानदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सब हिमालय से निकलती है। गंगा यमुना गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु नदी जो पश्चिम भारत में बहती है। पश्चिम उत्तर में ज़्यादातर लंबाई इसकी पाकिस्तान में मिलती है, भारत में बहुत कम मिलती है। सिंधु जल समझौता हुआ था एक बार, इस 1980 में हुआ था, याद नहीं उसको, देख लीजिएगा जो हुआ था वो बातें हैं। तो इसके लिखा है वही बातें जो हमने बताई, वही सब बातें हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत है, और सुलेमान चिड़िया आती हैं, पूर्वांचल पहाड़ियाँ आती हैं, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, ये सब हैं। और पश्चिम में जो भारत के पड़ोसी देश है, भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें 5 देश आते हैं। कौन कौन? इन भारत में आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और बांग्लादेश आते हैं, 5 स्टेट। इनको आप याद कर लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। इसमें अफगानिस्तान नहीं आता है। बस, और इसके बारे में वही बताएं। तट रेखा की लंबाई 75.16.5 है, जो इसमें लिख दिया है 75.17। मान लेते हैं कि उतना हो जाता है, कभी कभी कम बेसी। अब एक बात जान लीजिए कि भुवन, इसमें दिया है वेबसाइट का नाम, आप सर्च करिए गूगल पे, भुवन आएगा। भुवन में ग्लोब जैसा, आप अपने घर का सब कुछ देख लेते हैं, उसमें 3D में होगा, 3D में उसमें आप सब कुछ देखेंगे, उसमें एक ग्लोब के जैसा दिखाया गया। आप अपने मोबाइल को इस तरह घुमाएंगे तो आप देख लेंगे, वो बातें बताई गई है। और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। वही सब जो भूमध्य भारतीय उपमहाद्वीप में थे, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। 5 ठे थे और 2 ठे बढ़ जाते हैं। चीन भी आ जाता है कभी कभी, और अफगानिस्तान आ जाता है, नीचे में मालदीव आ जाता है। मालदीव एक देश है, द्वीपीय देश है। अभी जस्ट ही कुछ बातें हैं, जान लीजिए। श्रीलंका भी नीचे है, दक्षिण में पड़ता है। और इंडोनेशिया भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा। म्यांमार है, बर्मा जिससे पहले नाम था। भूटान है, छोटा देश, गरीब देश है। नेपाल है, ये सब देश है। तिब्बत था जिस पर चीन का कब्जा हो गया। तो ये बातें हैं। तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। छोटा ही चैप्टर था, बस भौतिक पर्यावरण का पहला पार्ट था। तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। एक वीडियो में ख़त्म हो जाता है एक चैप्टर, तो ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे। यदि आपको हमारे चैनल पर कोई भी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो, जुड़, जैसा कि मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, आप कोई प्रश्न पूछिएगा, मैं तुरंत आंसर देने के लिए रेडी हूँ। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो आता है भारत भू आकृति विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे भारत का भू आकृति संरचना, जिसमें आते हैं प्रायद्वीपीय पठार, मतलब भौतिक जो स्वरूप है उसके बारे में बात करेंगे, उस हिमालय के बारे में बात करेंगे, पर्यावरण देश के बारे में, प्रायद्वीपीय देश के बारे में बात करेंगे। ये सब भारत के बारे में जितने जानकारी है उसकी बात करेंगे। रेगिस्तान के बारे में, स्थलीय क्षेत्र बात करेंगे, द्वीपीय देश के बारे में बात करेंगे। ये सब बातें बात करते रहेंगे। तो एक ओवरऑल बता देता हूँ सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।